वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यानी प्लानिंग करने में समय लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में, जिसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग या स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। ओके, प्लानिंग इज इजी एज आई फॉलो एक्रोनिम्स। ये क्या आ रहा है स्क्रीन पर? दोबारा पढ़े जरा। ओके, प्लानिंग इज इजी एज आई फॉलो एक्रोनिम्स। ओके, प्लानिंग इज इजी एज आई फॉलो एक्रोनिम्स। ये नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम अपनी प्लानिंग करते हैं उसमें कुछ शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं तो प्लानिंग करना आसान हो जाता है। जैसे हमारी स्टडी में काफ़ी आसान हो गया हमारे लिए। हमने बहुत सारे एक्रोनिम्स यूज़ किए जैसे कैट, यूपीएस, स्पीड। इस तरीके से हमने बहुत सारे एक्रोनिम्स यूज़ किए। ठीक है, तो हमारी प्लानिंग काफ़ी आसान हो गई, हमें लर्न करना काफ़ी आसान हो गया। तो ऐसे ही प्लानिंग भी आसान हो जाती है जब आप एक्रोनिम्स यूज़ करते हो। ओके, प्लानिंग इज इजी एज आई फॉलो एक्रोनिम्स। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं प्लानिंग प्रोसेस के अंदर में। सबसे पहला स्टेप आता है ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ऑब्जेक्टिव सेटिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है प्लानिंग के फेल होने के पीछे, कि हमें ये खुद को क्लियर नहीं होता हम चाहते क्या हैं। मतलब हमें खुद नहीं पता व्हाट वी वांट। जैसे हम कहते हैं मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मुझे बहुत सारा काम करना, लेकिन बहुत सारा क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बहुत सारा? बताओ, बहुत सारे का मतलब क्या होता है? हमने कह दिया कि बहुत सारा। बहुत सारा कुछ नहीं होता सर। आपको लिखना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। व्हाट यू वांट इट शुड बी इन राइटिंग, क्वांटिटी में होना चाहिए। जैसे केस स्टडी में अगर आ जाए कि कंपनी अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहती है बाय 20%, तो दिस इज ऑब्जेक्टिव। अब कंपनी के मुझे सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज करनी है। तो बहुत ज़्यादा की कोई डेफिनेशन नहीं है। इट मे बी 2%, इट मे बी 20%, इट मे बी 40%, 100%, 200%, बट कितनी? तो सबसे पहला स्टेप यही आता है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, शुड बी वेरी क्लियरली स्टेटेड एंड सिंपल। बिल्कुल क्लियरली स्टेट होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव, और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। पहला स्टेप। अगर पहले स्टेप में आप फेल हो गए तो बाकी के स्टेप्स आपके कोई काम नहीं आने वाले हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं, एक काम करो छोटा सा। आपके पास पेन पेपर पड़ा हुआ है? उम्मीद करता हूं आप नोट बना रहे हैं तो पेन पेपर आपके हाथ में होगा। और अगर नहीं है तो प्लीज इसको पॉज करके ले आओ। एक बार ले आओ बेटे, 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। पॉज करो इसको, पेन पेपर ले आओ। ठीक है, और मेरे साथ नोट करो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप कितने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेकर आना चाहते हो। प्लीज नोट डाउन ऑल योर सब्जेक्ट्स, 5 और 6, वट एवर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 5 या 6 हैं, उन सब्जेक्ट्स को नोट डाउन करो आप। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद में उनके आगे मार्क्स लिखो। आप किसी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये मत लिखना बहुत सारे। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने मार्क्स को मेंशन करना है। ठीक है, कितने मार्क्स आप लेकर के आना चाहते हो। इस वीडियो को पॉज करो और लिखो, सोचो। अपने 5 और 6 सब्जेक्ट्स लिखो और उनके आगे मार्क्स लिखो, आप कितने मार्क्स लेकर के आना चाहते हो। वेट कर रहा हूं मैं। लिख लिया? अब जिन बच्चों ने कहीं पर भी लिखा 95+, 80+, तो बेटा अभी भी आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है। जिन बच्चों ने एग्जैक्ट मार्क्स लिखे हैं जैसे 78, 82, 95, 98 या 100, उनको अपना ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। इसलिए पहला स्टेप ये है, योर ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी वेरी क्लियरली स्टेटेड एंड सिंपल। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पहला स्टेप है ऑब्जेक्टिव सेटिंग। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, टेकिंग टर्नओवर टू 2000 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी अपनी टर्नओवर को 2000 करोड़ तक लेकर के जाना चाहती है। एक क्लियर है ना, कहाँ तक लेकर के जाना चाहती है। लॉन्चिंग ए न्यू लाइन ऑफ बिजनेस और प्रोडक्ट। अगर कोई कंपनी नई लॉन्च करना चाहती है, नई लाइन ऑफ बिजनेस लाना चाहती है, क्लियर है कि कौन सी लाइन में जाना चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। तो पहला स्टेप क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव सेटिंग। दूसरा स्टेप आता है डेवलपिंग प्रेमिसेस।
अब प्रेमिसेस का मतलब बिल्डिंग नहीं है, आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं तो प्रेमिसेस का मतलब आपको लगता है इट्स बिल्डिंग, है ना, बट इट्स नॉट, ऐसा नहीं है बेटे। प्लानिंग प्रेमिसेस का यहां पर जो मतलब है वो है अजम्पशंस। अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस को मानना, जैसे आप नॉर्मली कुछ अजम्पशंस मानते हो। फॉर एग्जाम्पल अजम्पशन कैसे मानते हो बेटा आप, जैसे कि आपने अजम्पशंस मानते हो कि आपका जब तक एग्जाम्स की डेट आती है तब तक आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, है ना। भाई आपके माइंड में हमेशा ये अजम्पशंस होती हैं कि भैया मैंने जो प्लानिंग की है, जितने मैं मार्क्स लेकर के आना चाहता हूं या लाना चाहती हूं वो मेरे आ जाएंगे। लेकिन क्या ये वैलिड अजम्पशन है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे बेटा? सोचो, एक आइडिया लगाओ। चलो आज जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आज मतलब आज भी जो भी डेट है आपकी, जिस डेट को आप ये वीडियो देख रहे हो, एक आइडिया लगाओ अभी आपके पास कितने दिन बचे हैं एग्जाम से पहले। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, आपके फाइनल एग्जाम की, कितने दिन बचे हैं आपके पास में। और अब आप सोचो कि हम लोग क्या महीने में 1 या 2 दिन बीमार नहीं होते हैं? कुछ लोग ज़्यादा भी होते हैं, कुछ लोग कम भी होते हैं, बट ऑन एन एवरेज 2 या 3 दिन बीमार हम ज़रूर होते हैं। जिस दिन हमारा पढ़ने का मन नहीं होता या जिस दिन हमारा कोई काम करने का मन नहीं होता, क्योंकि हम फिजिकली ठीक नहीं होते हैं, बीमार होते हैं हम लोग। तो अजम्पशंस का मतलब यहां पर क्या है बेटे, कि जब हम प्लान कर रहे हैं तो हमें कुछ अजम्पशंस को मानना पड़ेगा। जैसे हम अपने बोर्ड एग्जाम से पहले कुछ दिन बीमार ज़रूर होंगे, यानी महीने में 2 या 3 दिन बीमार ज़रूर होंगे। उन 2 या 3 दिन को आप माइनस कर दो, जितने भी दिन आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए अवेलेबल हैं। क्या आपके घर अनवांटेड गेस्ट नहीं आएंगे जो आकर के आपका टाइम खराब करेंगे? या ऐसा तो नहीं होगा कि आज से लेकर के जब तक आपका बोर्ड एग्जाम में बीच में त्योहार नहीं आएंगे, या आपका बर्थडे नहीं आएगा, आपके पेरेंट्स की एनिवर्सरी नहीं आएगी, आपके क्लोज फ्रेंड का बर्थडे नहीं आएगा? ऐसे दिन में हम अक्सर नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जिसमें हम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं, जैसे 31 दिसंबर, 1 जनवरी, उससे पहले 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन होता है। इसके अलावा बीच में होली आ जाती है, दिवाली आ जाती है, दशहरा आ जाता है, ठीक है। ये बहुत सारे त्यौहार होते हैं 14 फेब, जिसमें हम बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तो बेटा जितने भी दिन आपके पास अभी बचे हैं पढ़ने के लिए, उसमें से ये सारे दिन माइनस कर दो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, एंड दीज आर कॉल्ड वैलिड अजम्पशंस। इसीलिए जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो कुछ अजम्पशंस हम मान के चलते हैं कि ऐसा तो होगा ही होगा, ऐसा तो रिएक्शन होगा ही होगा। बिजनेस फर्म भी ये मान के चलती हैं अजम्पशंस कि भैया हम ये मान के चल रहे हैं कोई मेजर चेंज नहीं आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। तो पहला स्टेप था ऑब्जेक्टिव सेटिंग, दूसरा स्टेप है डेवलपिंग प्रेमाइसेस, यानी कि अजम्पशंस को मानना और अजम्पशंस को फॉलो करना। तीसरा स्टेप आता है हमारा आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स कोर्सेज ऑफ एक्शन, मतलब किसी काम को अचीव करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चॉइसेस अवेलेबल हैं, जिसको बोलते हैं हम आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स कोर्सेज ऑफ एक्शन। देखो प्लानिंग की ज़रूरत वहीं पर पड़ती है जहां पर हमारे पास एक से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, और उन चॉइसेस को हमें इवैल्यूएट करना होता है और उन चॉइसेस में से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को हमें सिलेक्ट करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं उसको नोट डाउन करेंगे एक जगह पर। जैसे आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। पहला ऑल्टरनेटिव आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, दूसरा ऑल्टरनेटिव आपका कोई रिलेटिव, आपका बड़ा भाई, बड़ी बहन, आपका कोई क्लोज फ्रेंड जो पढ़ चुका है या जिसको नॉलेज है वो आपको पढ़ा सकता है। तीसरा ऑल्टरनेटिव है आप मुझसे पढ़ सकते हो, वीडियो क्लासेस लेकर के पढ़ सकते हो जो आप ले रहे हो इस समय में। तो यू हैव ऑल द 3 ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, तीनों ऑल्टरनेटिव्स आप लिख सकते हो। यू हैव 3 ऑल्टरनेटिव्स, हो सकता है आपके पास कोई चौथा ऑल्टरनेटिव भी हो तो वो भी आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढना जो आपके एक्शन में तब्दील कर सकते हैं, आपके कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड कर सकते हैं, आप जो सोच रहे हैं उसको एक्शन में ला सकते हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई कर लिया, चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। अब इसका क्या मतलब है बेटे, इसका मतलब यह है कि हर ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करना,
उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखना कि वो कितना फिजिबल है या नहीं है। बात समझ आई? देखो, अभी आपने चॉइसेस चूज की पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी भी है, आपका फ्रेंड रिलेटिव भी है और आप मुझसे भी पढ़ सकते हो। तो आप इनके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को सोचो। अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो उसका पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है? आप ज्यादा गेन करोगे, बहुत अच्छा समझोगे, डीप अंडरस्टैंडिंग करोगे आप। नो डाउट सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, मैं भी बहुत मानता हूं इस बात को। लेकिन नेगेटिव फैक्टर्स क्या है? आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा उसके अंदर में, कि आपके पास उतना समय अवेलेबल है। दूसरी बात, हो सकता है कि आप उन चीजों पर ज्यादा टाइम दें जो एग्जामिनेशन एंगल से इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि एग्जामिनेशन एंगल से पिछले 5 सालों में, 7 सालों में कौन सा टॉपिक है जो बार बार पूछा गया है, कौन सा टॉपिक है जो बहुत कम पूछा गया है, कौन सा टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक है जो एग्जाम में आता ही आता है। तो सेल्फ स्टडी का ये नेगेटिव इंपैक्ट है। आप वो सारी चीजों पर भी ज्यादा ध्यान देते हो, उनको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हो जिसकी मार्क्स वेटेज एग्जामिनेशन एंगल से कम है। दूसरी बात पर आते हैं, आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड, आपका कोई ब्रदर सिस्टर जो पढ़ा हुआ है, बड़ा है आपसे, ऑफ कोर्स सबसे बेस्ट ऑप्शन नजर आती है, ये कोई दोराय नहीं है। लेकिन क्या वो रेगुलर टाइम दे पाएगा आपको? क्या उसकी अप्रोच प्रोफेशनल होगी आपको पढ़ाते वक्त? क्या वो उतना ही अपडेटेड है जितना कि लेटेस्ट टीचर्स? सोचो, अगर आपका फ्रेंड, सिस्टर, रिलेटिव कोई 3 साल पहले पढ़े हैं तो पिछले 2 सालों में क्या क्या चेंजेस आए, क्या उनको मालूम है इस बारे में? सोचो, क्या वो अपडेटेड है? तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। नो डाउट रिलेटिव बहुत अच्छे हैं, वो आपको पढ़ा सकते हैं, आपका पैसा भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा, लेकिन क्या रेगुलरिटी बनेगी? ये नेगेटिव फैक्टर है। क्या वो अपडेटेड है? ये भी नेगेटिव फैक्टर्स है, अगर वो अपडेट नहीं है तो। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो उसके पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं, तो नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं। नेगेटिव, आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है मेरी क्लासेस लेने के लिए। नेगेटिव फैक्टर ये है कि आपको टाइम लगाना पड़ रहा है मुझे सुनने के लिए। लेकिन पॉजिटिव फैक्टर क्या है? आप वही चीज सुनोगे, वही चीज पढ़ोगे जो एग्जामिनेशन एंगल से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लेटेस्ट करंट एग्जाम्पल्स मेरे से सुन पाओगे। मैं बताऊंगा कि आपको क्या चीज एग्जाम में 100% आती है और किस चीज पर आपको कम वेटेज देनी है बेटा। तो हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों होते हैं, उसकी फिजिबिलिटी को चेक करना, इसको बोलते हैं इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ये आपका कौन सा स्टेप है? चौथा। पहला कौन सा था बेटे? ऑब्जेक्टिव सेटिंग। दूसरा, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तीसरा, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। और चौथा, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। पांचवा स्टेप आता है आपका ऑल्टरनेटिव सिलेक्शन। अब आप सिलेक्शन में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स में बी सिलेक्टेड इंस्टेड ऑफ वन बेस्ट कोर्स। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास 3 प्लान है तो उसमें से कोई दो सिलेक्ट कर लो, आप ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है आपके पास में। जरूरी नहीं है कि एक ही प्लान को सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए आप क्लास नहीं ले पा रहे हैं मेरी, तो आप सेल्फ स्टडी के साथ साथ एक फ्रेंड की हेल्प भी ले सकते हैं। सेल्फ स्टडी के साथ साथ अपने सीनियर की, ब्रदर सिस्टर की हेल्प भी ले सकते हैं। एटलीस्ट वो आपको ये बता पाएंगे कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज नहीं है। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, उसमें आप टाइम ज्यादा ना लगाएं, अपने ब्रदर सिस्टर रिलेटिव से समझ लें तो आपका टाइम बच जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स। यानी यहां पर अब आपको कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स इंस्टेड ऑफ वन बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। बजाय एक कोर्स ऑफ एक्शन करने के आप बहुत सारे प्लान्स को कंबाइन करके भी अपने प्लान को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल बहुत बार लेता हूं, जैसे दिल्ली से आपको गुड़गांव जाना है, गुरुग्राम आपको जाना है, तो आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव आप पैदल जा सकते हो, जो ऑफ कोर्स आप नहीं जाएंगे क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से अराउंड 30 to 40 किलोमीटर्स रेंज पड़ती है। दूसरा ऑल्टरनेटिव आप मेट्रो फॉलो कर सकते हो, मेट्रो से जा सकते हो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको अपने घर से मेट्रो स्टेशन तक कोई कन्वेंस चाहिए, क्योंकि मेट्रो आपके घर तक नहीं आती है। फिर गुड़गांव में, गुरुग्राम में जहाँ पर भी आप उतरोगे मेट्रो से, वहाँ से फिर आपको कोई ना कोई व्हीकल करना पड़ेगा अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक जाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है आप अपनी कार से जा सकते हो, लेकिन कार बहुत महंगी पड़ेगी आपको पेट्रोल डीजल जो भी आप यूज़ करते हैं वो महंगा पड़ेगा एज कंपेयर टू मेट्रो। चौथा ऑल्टरनेटिव है बाइक पर जा सकते हो, 2 व्हीलर लेके जा सकते हो, बट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है।
आप थक ज़्यादा जाएंगे, उसके अंदर में शोर बहुत होगा। तो अब आप देखो ना कि हर ऑल्टरनेटिव के अंदर में कोई ना कोई पॉजिटिव फैक्टर भी है और नेगेटिव फैक्टर भी है। अब यहां पर आपको ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना होगा, आप कॉम्बिनेशन प्लान भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो बेटा ये पांचों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो आप, ताकि फिर मैं अगले स्टेप कर आ सकूँ। अभी 2 स्टेप्स और हैं भैया, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है प्लानिंग, बहुत टाइम लगता है, स्टेप्स बहुत सारे हैं इसके अंदर में। इज दैट क्लियर? तो पहले इन पांचों पॉइंट को इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ऑब्जेक्टिव सेटिंग, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज एंड ऑल्टरनेटिव सिलेक्शन। छठा स्टेप आता है इंप्लीमेंटिंग द प्लान, पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, दैट इज डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। देखो खाली प्लानिंग करके, हमने लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में भी पढ़ा था, खाली ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने प्लान को एक्शन में लाना होगा, जो रिक्वायर्ड है, जो चीज़ ज़रूरी है उस पर काम करना होगा, उस प्लान को करना पड़ेगा, एक्शन में लाना पड़ेगा। जब तक काम नहीं करोगे प्लानिंग इज नॉट यूजफुल। प्लानिंग जब तक एक्शन में नहीं आएगी तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला। तो छठा स्टेप है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। याद है मैंने शुरुआत में आपसे कहा था, हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाती। उसका सबसे बड़ा कारण है ये छठा स्टेप। हम प्लान तो बनाते हैं, उसको एक्शन में नहीं लाते। हम प्लान तो बनाते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं। जो चीज़ ज़रूरी है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए अक्सर हमारी प्लानिंग की हुई फेल हो जाती है। और सातवां स्टेप जो बहुत ही रेयर लोग करते हैं, बहुत ही रेयर लोग, जिसको बोलते हैं फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन क्या होता है बेटे, ध्यान से समझो। देखिए आप हर हफ्ते अपने आप बैठ करके अपने आप को एनालाइज कीजिए कि क्या आपने पिछले हफ्ते में, लास्ट वीक में वो चीज़ें अचीव की जो आपने प्लान की थी। जो काम आपने सोचे थे कि आप लास्ट वीक में कंप्लीट कर पाएंगे, क्या वो प्लान आपने कंप्लीट किए? सोचो, इसको बोलते हैं फॉलो अप। फॉलो करना, अपने एक्शन को फॉलो करना कि भैया क्या वो सारे काम किए जो प्लान आपने मंडे को लिखे थे कि मुझे इस हफ्ते में कंप्लीट करने हैं, तो क्या संडे कंप्लीट होते होते वो काम आपने कंप्लीट किए? जो काम आपने महीने की पहली तारीख को लिखा था कि मुझे इस महीने में खत्म करना है, क्या वो उसकी 30 तारीख होते होते वो काम कंप्लीट हुए कि नहीं हुए? दैट इज कॉल्ड फॉलो अप एक्शन। क्या प्लान्स इंप्लीमेंट हो पा रहे हैं एज पर शेड्यूल जो आपने बनाया है या नहीं बनाया? नहीं बनाया तो इसका मतलब आप प्लानिंग से डेविएट कर रहे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग क्या हो जाती है, फेल हो जाती है बेटे। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, खाली ख्याली पुलाव बनाने से फायदा नहीं होगा, आपको सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, फर्स्ट से लेकर के 7 तक। और खासकर लास्ट के ये 2 स्टेप्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, इंप्लीमेंटिंग द प्लान एंड फॉलो अप एक्शन। आप इन 2 प्लान्स को, अगर 2 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी प्लानिंग के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं ओके, प्लानिंग इज इजी एज आई फॉलो एक्रोनिम। ओके यानी कि ऑब्जेक्टिव सेट करना, प्लानिंग यानी कि प्रेमाइसेस बनाना, अजम्पशंस बनाना, इज यानी कि आइडेंटिफाई करना ऑल्टरनेटिव्स कोर्सेज ऑफ एक्शन, इजी यानी कि इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना, एज का मतलब ऑल्टरनेटिव सिलेक्शन, आई यानी कि इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, फॉलो यानी कि फॉलो अप एक्शन। ये हो गए आपके 7 स्टेप। ओके, प्लानिंग इज इजी एज आई फॉलो एक्रोनिम्स। ओ से ऑब्जेक्टिव सेट करना, पी से प्रेमाइसेस, आई से आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, ई से इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, ए से ऑल्टरनेटिव सिलेक्शन, आई से इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड एफ से फॉलो अप एक्शन। अब एक्शन में आ जाओ बेटा, अपने सारे प्लान्स को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो और उनको फॉलो अप करना शुरू कर दो। जिस भी स्टेज पर आप हो, जहां पर भी आप हो, जिस भी समय में आप इस वीडियो को देख रहे हो, आई डेफिनेटली कैन एश्योर यू, अगर आप अभी से अपने प्लान्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी। लेकिन आपको ये सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आई होप आज आपको समझ आ गया
प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? समझ आ गया? चलिए इस पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लीजिए और इस टॉपिक को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि स्टेप्स में से क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है। आपके पूरे कोर्स में बहुत कम प्रोसेस है, बहुत कम स्टेप्स हैं, इसलिए इस पर क्वेश्चन लाजमी है जो बनता है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलो अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलता हूं बेटा। टेक केयर, बाय बाय।